वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट डू असाइनमेंट क्लास 10th का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जो है आर एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या। द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या होती हैं, सभी एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं। ऑल आर सराउंडिंग्स इंक्लूड द एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो हमारी सराउंडिंग है उसमें क्या क्या आता है, एयर आती है, वाटर आता है, सॉइल है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब मिलाकर एनवायरनमेंट बनाता है। प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, दे नीड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। तो इन सबको एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जीने के लिए। नेक्स्ट, अब इकोसिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है। एन इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट को अगर हम मिला लें और एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला लें तो ये क्या होते हैं, ये दोनों मिलाकर बनता है इकोसिस्टम, है ना। और ये दोनों ही ज़रूरी हैं एक दूसरे की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये दोनों ही क्या हैं, आपस में साथ में फंक्शन करते हैं, है ना। तो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर देखो, बायो ये क्या होता है, सारे मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, वो हैं बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है या जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो आ जाती हैं एबायोटिक में। और बायोटिक और एबायोटिक मिला के ही क्या बनाता है, इको सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। अब बायोटिक में क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे। प्रोड्यूसर मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे प्रोड्यूसर स्टेज पर। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में आएंगे हर्बीवोर जो कि पत्तियां खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर जो कि मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और ओमनीवोर जो कि दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी। और आ जाते हैं डिकम्पोजर, है ना, जो डेड और डिकेड प्लांट और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट है एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर। अब देखो, बिना एबायोटिक कंपोनेंट के बायोटिक कंपोनेंट नहीं रह सकते। और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये बहुत ज़रूरी होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, है ना, ये आपस में साथ में ही फंक्शन करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल में क्या है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशियंस, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं एक्वेरियम, है ना, एक्वेरियम मैन मेड है। क्रॉप फील्ड, डैम्स, गार्डन, जू, पार्क, ये क्या है, ये सारे इंसानों ने बनाए हुए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन दिए हैं। डिफाइन एनवायरनमेंट, नेम एनी टू एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो क्या करोगे आप इसमें, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ एनवायरनमेंट क्या है, मैं यहाँ ब्लू से मार्क कर देती हूँ। द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, है ना। ऑल आर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म द एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक आप लिख लोगे, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1, है ना, ये हो गया आंसर नंबर 1। अब देखो यहाँ पर आपको 2 एबायोटिक कंपोनेंट के नाम भी लिखने हैं, तो आप क्या लिख दोगे, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, 2 यहाँ लिखे हुए हैं ना, इसमें से क्या लिखोगे, एनी 2, कोई भी 2 लिखने हैं आप, एयर, सॉइल, सनलाइट और वाटर में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट। अब 2 मेन कंपोनेंट कौन से हैं, आप लिखोगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। तो आप यही लिखोगे 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर इकोसिस्टम आर, और साथ में ये लिख दोगे, है ना, 2 नंबर का है तो साथ में ये भी लिख दोगे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक कंपोनेंट है सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, लिस्ट 2 मैन मेड एंड 2 नेचुरल इकोसिस्टम। तो 2 मैन मेड इकोसिस्टम दे रखे हैं यहाँ, आप देखो इनमें से कोई भी क्या लिखोगे, एनी 2, है ना, कोई भी 2 लिखोगे, हो गया ये आंसर नंबर 3, है ना। पर ये आधा है, हमें 2 नेचुरल इकोसिस्टम भी लेने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 दे दोगे, एनी 2, है ना, कोई भी 2 लिखोगे और ये है आंसर 3, है ना। तो इस तरह से ये सारे जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं हम यहीं से कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखो, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं।
तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र तीनों बायोटिक कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट कंज्यूमर, तो कंज्यूमर देखो, कंज्यूमर जो है यहाँ पर हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है, ओमनीवोर भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं, है ना। तो हर्बीवोर क्या करता है, तो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम करता है, डायरेक्टली प्लांट खाता है ना। जो कार्निवोर हैं ये क्या खाते हैं, ये फ्लैश खाते हैं, मतलब ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली ये फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट ओमनीवोर्स, ओमनीवोर क्या करते हैं, ये प्लांट भी खा सकते हैं, है ना, ये प्लांट भी खाते हैं, प्लस में फ्लैश भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, है ना, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि जुएँ हैं, जुएँ क्या हैं, पैरासाइट होती हैं, जो कि कहाँ रहती हैं, जो कि एनिमल के ऊपर रहती है। जैसे अगर मान लो ह्यूमन के सर में, किसी के भी सर में अगर जुएँ हैं तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही होंगी, वो ह्यूमन बीइंग से ले रही होंगी, है ना। तो पैरासाइट्स क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। नेक्स्ट डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र क्या है, दे डिपेंड अपॉन डेड प्लांट्स, है ना, ये डेड प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। इसका एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया, है ना, दो है यहाँ पर, यहाँ कॉमा आएगा बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, तो क्या लिखोगे, अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा, गार्बेज या जो भी डेड एनिमल और प्लांट है डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यही आप यहाँ लिखोगे, 2 नंबर का है, इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू क्लीन एक्वेरियम ऑन रेगुलर बेसिस बट नॉट पॉन्ड्स और लेक्स, तो देखो पॉन्ड और लेक क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें एल्गी और डिकम्पोजर्स नेचुरली मिलते हैं, तो वो ऑटो क्लीन करते रहते हैं, है ना, इकोसिस्टम को। लेकिन एक्वेरियम क्या है, ये मैन मेड है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ डिकम्पोजर एज सच नहीं होते। नेक्स्ट, वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये इसीलिए प्रोड्यूसर हम इन्हें कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यही आप यहाँ लिख दोगे, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 2 हर्बीवोर, 2 कार्निवोर एंड 2 ओमनीवोर एनिमल, है ना। तो 2 हर्बीवोर कौन है, जिराफ लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, और क्या लिख सकते हो, डियर लिख सकते हो, दोनों पत्तियाँ खाते हैं। कार्निवोर में क्या लिख सकते हो, लायन और टाइगर लिख सकते हो। ओमनीवोर में आप क्या लिख सकते हो, ओमनीवोर में आप ह्यूमन लिख सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो आप रैट भी लिख सकते हो, है ना, रैट लिख दो, या फिर डॉग भी लिख सकते हो, वो भी दोनों चीज़ें खा लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर अब पूरा आंसर भी मैंने लिख दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला वही है कि गार्बेज और जो डेड एनिमल हैं या जो प्लांट्स हैं, इनको क्या होगा अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या करते हैं, ये वेस्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट्स क्या होगा, प्लांट वुड नॉट गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब देखो, जब जो न्यूट्रिएंट इन एनिमल्स और प्लांट्स में है ना, वो दोबारा सॉइल में भी जाना चाहिए, है ना, वरना सॉइल क्या होगा, सॉइल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी उसमें, है ना। और अगर सॉइल में ही न्यूट्रिएंट की कमी है तो प्लांट को भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, है ना। जो डेड मैटर है और जो वेस्ट है वो क्या होगा, अब वो जब डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, और डिकम्पोज ना होने से क्या होगा, वो ऐसे ही पाइलअप होगा, ऐसे ही रहेगा अर्थ पर, है ना। तो इससे एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ेगा, ये आप यहाँ लिख सकते हो पूरा। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू क्लीन एक्वेरियम ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर होते हैं और पॉन्ड और लेक नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि जो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्वेरियम है, ये क्या है, एक्वेरियम एक्ट एज क्लेंजिंग एजेंट, है ना। जो डिकम्पोजर है वो क्लींजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, और क्योंकि एक्वेरियम में नहीं है तो इसलिए उसे हमें क्लीन करना पड़ता है, वो अपने आप क्लीन नहीं होगा, है ना, ये आप यहाँ लिखोगे। थर्ड देखो,
ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, इसमें आप यही लिख सकते हो, 2 नंबर का है ना ये, तो आप ये लिख दो कि हम इन्हें प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। फोटोसिंथेसिस आप पूरा यहाँ लिख सकते हो, है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने पूरा कि क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल और वाटर की मदद से क्या होता है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट, the green plants synthesize their own food through the process of photosynthesis, वही photosynthesis लिखा है, और क्योंकि ये photosynthesis करते हैं इसीलिए प्रोड्यूसर हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 herbivores, 2 herbivore क्या हैं, काउ और डियर लिख सकते हो, 2 कार्निवोर आप लिख सकते हो लायन और टाइगर, 2 ओमनिवोर आप लिख सकते हो बेयर और यहाँ पर डॉग, है ना, ह्यूमन भी लिख सकते हो आप। देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, देखो, अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म, है ना, यही क्या है, ये एक फूड चेन है। तो फूड चेन क्या है, एक ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है, उसी को फूड चेन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, है ना, तो क्या है, ये एक फूड चेन है। अब ट्रॉफिक लेवल देखो, नेक्स्ट, द पोजीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो जो भी लेवल आप देख रहे हो, जो भी पोजीशन आप देख रहे हो ऑर्गेनिज्म की एक फूड चेन में, वो कहलाता है उसका ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, डियर सेकंड पर है, ये जो टाइगर है यहाँ ये थर्ड पर है ना। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक स्टेप क्या बनाता है, एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है। ये देखो, ये पहला स्टेप है तो पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा स्टेप है तो दूसरा, ये तीसरा है तो ये तीसरा, है ना। यहाँ भी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल को दिखाता है। द ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आप देख रहे हो हर जगह, चाहे ये वाली फूड चेन हो ए, चाहे बी, चाहे सी, तीनों में आप देख रहे हो स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लांट से या फिर प्रोड्यूसर, है ना, ऑटोट्रॉफ से ही हो रही है ना। यहाँ भी और यहाँ भी, तो हर जगह आप देखोगे एक ऑटोट्रॉफ या फिर एक प्रोड्यूसर ही स्टार्ट करेगा एक फूड चेन को। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। तो होता क्या है, एक फूड चेन में जो आप एरो देख रहे हो, तो देखो फूड चेन में न्यूट्रिएंट या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना, एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होती है कहाँ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। मेन पॉइंट देख लेते हैं एक बार। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। तो होता क्या है, देखो जितनी भी एनर्जी है, जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, वो क्या होता है, वो होता है सन, है ना। सन से ही सारी एनर्जी आ रही होती है। तो सन क्या करता है, प्लांट्स को एनर्जी देता है ना, हर एक चीज़ को एनर्जी देता है। अब सन मान लीजिए, अगर 1000 जूल एनर्जी प्लांट को दे रहा होगा, तो इस 1000 का सिर्फ और सिर्फ 1%, सिर्फ 1% ही प्लांट अपने पास रखेंगे, ठीक है। और ये जो 1% है, इसी को वो क्या करेंगे, इसको ही वो अपनी फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 10% लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाइल 90% ऑफ एनर्जी इज यूज बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट्स लाइफ प्रोसेस। अब देखो क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये प्लांट है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। मैं एक बार ये सर्कल जो किया है एक बार मिटा देती हूँ। देखो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, प्लांट है यहाँ पे। तो जितनी भी इसको एनर्जी सन से मिली, मान लो 100 जूल सन ने इधर एनर्जी दी, तो 100 में से सिर्फ इसने कितनी रखी, 1%, तो 1 जूल इसने रखी अपने पास, है ना। अब 1 जूल में से क्या करेगा, ये 1 जूल का भी जो 10% है वो ये नेक्स्ट उसमें ट्रांसफ़र करेगा, और जो 90% है वो ये खुद यूज़ कर लेगा, है ना। इसको कितने सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है ना, अपने जो प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस है, वो पूरे करने होते हैं। तो उसके लिए 90% एनर्जी प्लांट यूज़ कर लेगा, और क्या होगा, 10% ये आगे हिरण को दे देगा, है ना, डियर को दे देगा, नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखो यहाँ क्या आएगा, 0 पॉइंट, ये देखो आपको क्या करना है, इस तरह करना, 1 जूल है, इसका 10%, है ना, इस तरह करोगे
तो ये कट गया तो क्या आ गया 0.1 जूल। तो ये जो 0.1 जूल है वो आ गई अब डियर में। अब डियर क्या करेगा, डियर भी 0.1 जूल का जो 90% है वो यूज़ कर लेगा और बाकी कहाँ भेज देगा, बाकी टाइगर के पास चली जाएगी, है ना। तो टाइगर के पास 0.01 जूल जाएगी, है ना। इसी तरह आप करके देख लेना। तो यही आप यहाँ देख रहे हो, ये जो नीचे पिरामिड बने हैं, है ना, ये भी एक बार समझ लेते हैं। ये भी यही दिखा रहे हैं कि किस तरह एनर्जी फ्लो कर रही है। देखो सबसे पहले आता है, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे आते हैं ये प्रोड्यूसर, है ना। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दिखा रहा है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसमें प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। आप देख रहे हो ब्लू ग्रीन एल्गी है यहाँ। इनको खाते हैं कौन, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सारे हर्बीवोर, है ना, स्पाइडर, स्नेक, सील, ये सब यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर देखो, यहाँ से एक बार स्पाइडर काट देते हैं। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर आ जाएंगे स्मॉल कार्निवोर्स, जो कि क्या है, स्पाइडर, स्नेक, सील, ये सब आ गए। नेक्स्ट आ गए टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में आ जाते हैं लार्ज कार्निवोर, है ना, जो इन सबको खाएंगे, लायन, टाइगर, ह्यूमन, है ना। ये टर्शरी कार्निवोर है। तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, है ना, ये फोर्थ। ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो इस तरह नीचे से ऊपर जाने में ट्रॉफिक लेवल बढ़ते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी देखो 10% कम हो रही है। 1000 का 10% क्या होता है, 100 होता है ना। तो 100 यहाँ गई है, बाकी जो यहाँ पे 900 जूल है, मतलब जो 90% है वो यहाँ यूज़ हो गई। यहाँ से यहाँ भी देखो 10% गई है ना। 100 का अब यहाँ 10 पहुँची ना। यहाँ देखो नेक्स्ट में 10 का भी 1 जूल, मतलब यहाँ भी 10% ही पहुँची ना। तो 10% लॉ यही कहता है कि सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। बाकी क्या होता है, बाकी वो जो प्लांट है या वो जो ऑर्गेनिज्म है यूज़ कर लेता है एनर्जी। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं उसी के बेसिस पर जो है। देखो, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द कार्निवोर्स आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अगर सारे ही कार्निवोर अर्थ से रिमूव हो गए तो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हर्बीवोर्स को कोई खाएगा ही नहीं जब कार्निवोर है ही नहीं। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स विल ओवरग्रेज। तो अब देखो जितने ज़्यादा हर्बीवोर हैं वो तो प्लांट्स खाएंगे ही, भाई वो तो खाना खाएंगे ही। और अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पौधे हैं वो कम होते रहेंगे, है ना। ऑल द प्लांट्स विल डिसअपियर। और अगर डिसअपियर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली द अर्थ बिकम्स अ डेजर्ट, है ना। जो अर्थ है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यहाँ इससे क्या होगा, जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा इससे, ठीक है ना। कोई भी एक अगर लेवल के ऑर्गेनिज्म हम ख़त्म कर देते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन, है ना। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन कॉल्ड, 1 नंबर का है। तो जो वेरियस स्टेप है उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट पर आते हैं, डिफाइन ट्रॉफिक लेवल्स, ड्रॉ द फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो आप क्या करोगे, ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करोगे। जो अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी डेफिनेशन आई हुई है कि वेरियस स्टेप्स ऑफ अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये शॉर्ट में लिखवाया है मैंने यहाँ पर। अब देखो ट्रॉफिक लेवल की एक डेफिनेशन और थी आपके अभी मस्ट डू में, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि ये एक यहाँ पर मैंने एक 4 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन लिख दी है। आपको क्या करना है बच्चों, इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप प्लांट ड्रॉ करोगे, ग्रास हॉपर ड्रॉ करोगे, फ्रॉग और हॉक को भी ड्रॉ करोगे आप। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो कितने % जो है ट्रैप होती है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी सिर्फ 1%, है ना, 1% इज ट्रैप्ड। सिर्फ 1% ही ट्रैप होती है सोलर एनर्जी। तो ये आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट, ड्रॉ द फूड चेन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इस फूड चेन को लगाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर
क्या आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा प्रोड्यूसर आते हैं, ग्रास आएगी, उसके बाद हर्बीवोर जो कि है यहाँ रैबिट, रैबिट को खाता है स्नेक, और लास्ट यहाँ पर जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएगा वो है हॉक। नेक्स्ट, इफ़ वी गेट 10,000 जूल एनर्जी फ्रॉम द सन, हाउ मच ऑफ एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ हमें बताना है कि अगर सूरज से हमें 10,000 जूल एनर्जी मिलती है तो उसमें से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन से हमें 10,000 जूल एनर्जी मिली, मतलब प्लांट्स ने जो एब्जॉर्ब करी वो 10,000 जूल एब्जॉर्ब करी होगी, है ना, यही लिखा है, वी गेट लिखा है ना, तो मतलब हमें मिल चुकी है, प्लांट्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है। अब प्लांट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, बिल्कुल इनिशियल पे होते हैं। अब यहाँ से जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल, मतलब जो भी हर्बीवोर हैं, है ना, उनके पास एनर्जी क्या जाएगी, 10% जाएगी, तो 10,000 का 10% होता है 1,000, है ना, तो 1,000 जूल जो एनर्जी है वो चली जाएगी सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म के पास, जो कि क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अब 1,000 में से क्या होगा, फिर से हम 10% लॉ का यहाँ यूज़ करेंगे, तो जो 1,000 का 10% है वो क्या होता है, 100 होता है, तो 100 जूल एनर्जी चली जाएगी थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, जो कि किसका है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है कार्निवोर्स का, है ना, मतलब जो हर्बीवोर्स को खाते हैं एनिमल्स। तो प्लांट को किसने खाया है, डियर ने खाया, अगर डियर को लायन ने खाया, तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लास्ट ट्रॉफिक लेवल में यहाँ पहुँची, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में पहुँची 100 जूल एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फूड चेन ऑफ डियर, ग्रास एंड लायन, विच विल ट्रांसफ़र मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन ट्रांसफ़र करेगा, ग्रास ट्रांसफ़र करेगी, है ना, ग्रास से ट्रांसफ़र होगी। कैसे, देखो एक बार लिख देते हैं, ग्रास, डियर, डियर के बाद लायन। मान लीजिए इसके पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितनी जाएगी, इसकी 10%, है ना, 10% मतलब यहाँ सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाएगी, और यहाँ पे इसका 10% मतलब यहाँ पे 1 जूल एनर्जी जाएगी, इसका यही मतलब है। अब मैक्सिमम ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, यहाँ से यहाँ, मैक्सिमम यहाँ 10 जूल का ट्रांसफ़र हुआ ना, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ कितना, यहाँ 1 जूल का ट्रांसफ़र हुआ, तो ग्रास से ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है। सेकंड पार्ट है गेट मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी मिलेगी लायन को, है ना, आप जैसे यहाँ देख भी रहे हो, बाद तक या ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते एनर्जी कम होती रहती है ना, तो लायन को मिनिमम एनर्जी मिलेगी। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड वेब। तो अभी जैसे हमने फूड चेन पढ़ा था, फूड चेन क्या थी, एक पूरी चेन थी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा था। फूड वेब एक पूरा नेटवर्क है ना, एक पूरा वेब है जो बहुत सारे फूड चेन को मिलाकर बनता है। तो फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, है ना, ये फूड चेन का एक नेटवर्क है, और जितनी भी फूड चेन है वो नेचुरली इंटरकनेक्ट कर जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखो प्लांट्स हैं, मान लीजिए प्लांट को खाया फ्रॉग ने, है ना, अब फ्रॉग को देखो स्नेक भी खा सकता है, और मान लीजिए इसको किसी बर्ड ने भी खा लिया, है ना, मान लीजिए बर्ड ने खा लिया फ्रॉग को। अब क्या हो सकता है, स्नेक को देखो, स्नेक को खा लिया आगे हॉक ने। अब ये जो बर्ड है, बर्ड को आगे किसने खा लिया, टाइगर ने खा लिया, है ना। ये एक देखो, ये एक छोटा सा नेटवर्क तो बना ना, है ना, ये इसी तरह आप यहाँ देख रहे हो पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अब देखो स्नेक है, स्नेक को किसने खाया, स्नेक को खाया पीकॉक ने, राइट। तो इस तरह से क्या है, ये तो एक मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, आप यहाँ देख सकते हो कितना इंटेंस नेटवर्क है ना। तो फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट कर जाती हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जनरली 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। जैसे प्लांट्स ही हैं, प्लांट्स देखो यहाँ कितने सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे, एक से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पर आ जाते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं।
फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, दो डायरेक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल अब देखो सन से एनर्जी आई, कहाँ पर गई, प्लांट के अंदर गई, और प्लांट की एनर्जी अभी हम अगर मान लीजिए ये अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, सन से प्लांट में, प्लांट से डियर में, डियर से लायन में। ऐसा नहीं हो सकता कि लायन से एनर्जी डियर में, डियर से प्लांट में, और प्लांट से वापस सन में चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए ये क्या है, वन वे है ना, वन वे ट्रांसफ़र है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है ना। वंस द एनर्जी रीचेज द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इट डजेंट कम बैक, ये वापस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ। एक बार दी गई एनर्जी, एक बार हर्बीवोर में जो एनर्जी चली गई वो ऑटोट्रॉफ के पास वापस नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। और यहाँ देखो एक यहाँ एनर्जी फ्लो दिया हुआ है, सनलाइट है, सनलाइट प्रोड्यूसर पे जाती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर, है ना। ये एक पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो देखो जैसे जैसे फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका अमाउंट भी, उनकी कंसंट्रेशन भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बढ़ती ही रहती है। फॉर एग्जांपल देखो ग्रास है, ग्रास में डीडीटी मान लीजिए 10 ppm के अराउंड है, अभी अमाउंट बहुत कम है। अब ग्रास कंज्यूम की गई किसके द्वारा, डियर ने खाया ग्रास को, तो क्या हुआ, डीडीटी अब यहाँ पर आया ना, ग्रास में जो था वो डियर में आएगा, है ना। और सिर्फ 10 ppm ही नहीं, क्या होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ डियर क्या होगा, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल की वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ से जब लायन नेक्स्ट वाले हम जब ट्रॉफिक लेवल पर गए तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन आप देख रहे हो फिर से बढ़ रही है। तो यही जो इंक्रीज़ होती रहती है, यही जो इंक्रीज़ है जो कि हम देख रहे हैं कि केमिकल सब्सटेंस के जो अमाउंट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लगातार इंक्रीज़ हो रही है ना, विद ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज़। तो देखो ह्यूमन क्या है, ज़्यादातर एपेक्स पर होता है, मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर, है ना। ये लार्ज कार्निवोर हैं या फिर आप कह सकते हो क्या ये एंड में आते हैं ना, हमें तो कोई नहीं खाता, टर्शरी कंज्यूमर हैं ये। तो क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स कहाँ पाई जाएगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स पाई जाएगी कहाँ, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे। जो भी लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी केमिकल की। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वाई एनर्जी ऑफ हर्बीवोर नेवर कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। तो इसमें आप लिखोगे बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, है ना, यही लिखोगे। अभी मैंने आपको बताया था यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो, तो ये आप यहाँ लिख देना कुछ इस तरह से कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। यहाँ पर ये देखो ये पूरी एक इन्होंने बता रखा है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी केमिकल की कंसंट्रेशन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये जितने भी हैं पीकॉक, फ्रॉग, ग्रास स्नेक, ग्रास हॉपर, इन्हें फूड चेन में कुछ इस तरह अरेंज कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो फूड चेन में कौन आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे ग्रास है। अब ग्रास को एक हर्बीवोर खाएगा जो कि क्या है यहाँ पर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, है ना। तो अब जो फ्रॉग है फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक इज़ ईटन बाय पीकॉक। तो इस तरह से ये एक पूरी फूड चेन हो गई है। तो सबसे पहले यही हमें करना है कि इन्हें फूड चेन में अरेंज करना है।
जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी कर दिया है ना, पूरी एक फूड चेन हमने यहाँ पर बना दी है। अब देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, हमें तो लास्ट से मतलब है। लास्ट में देखो पीकॉक आ रहा है ना सबसे हाईएस्ट उस पर, तो लास्ट लेवल पे क्योंकि पीकॉक है इसीलिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल की है वो पीकॉक के अंदर होगी। नेक्स्ट, ड्रॉ डायग्राम टू शो फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये देखो, ये अभी ये डायग्राम बना हुआ था कुछ इस तरह से, है ना। तो ये आप बना लोगे, एक बार मैं ये एनोटेट किया मिटा देती हूँ जिससे आपको क्लियरली ये डायग्राम दिख जाए। देखो ये डायग्राम अभी आया था, मैंने अभी आपको समझाया था, यही आप यहाँ पर बना दोगे। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन लेयर के बारे में। अब ओजोन लेयर क्या होती है और किस तरह प्रोटेक्ट करती है हमें, कौन से डिजीज़ से बचाती है, ये नहीं होगी तो क्या होगा, है ना, और किस तरह ये डिप्लीट हो रही है, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं। तो देखो ओजोन क्या होती है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे सभी, O3, है ना। ओजोन इज़ O3 और ये क्या है, इट इज़ लार्जली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर एटमॉस्फेयर, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव सी लेवल जो पूरा पार्ट है, वहाँ पर आप क्या देखने मिलेगी, आपको वहाँ पर एक लेयर देखने मिलेगी जो कि है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर कैसे बनती है, ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब आप यहाँ देख रहे हो नीचे एक यहाँ रिएक्शन लिखी है जहाँ पर O2 और ये O, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं इसे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं ओजोन। तो देखो एक बार क्या होता है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये यूवी रेडिएशन जब इन पर पड़ती है तो क्या होता है, यूवी रेडिएशन के उससे ये ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये। अब ये जो एक ऑक्सीजन का ये वाला एटम है, अब हमें पता है ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये इसके साथ मिलकर एटमॉस्फेयर एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, O3, जो कि क्या है, ओजोन। तो ये पूरी रिएक्शन है, इस तरह से ओजोन बनता है। और ओजोन की जो फॉर्मेशन है ये सैम्पल पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में आई हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पढ़कर जाएंगे। ओजोन लेयर क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, है ना, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के चारों ओर, जो क्या करता है, विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। और इसीलिए हमें किससे बचाती है, ये हमें बचाती है ये स्किन कैंसर से, है ना। तो हमें स्किन कैंसर नहीं होता ड्यू टू ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर हमें पता है धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, और ये किस वजह से डिप्लीट हो रही है, एक ये देखो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही है। और CFCs मिलते हैं कहाँ, रेफ्रिजरेंट में, है ना, रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं ये, है ना। AC में भी होते हैं CFCs। तो ये जो CFC है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, और ओजोन लेयर में जो होल है वो इसी के कारण हो रहा है। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच इंश्योर्स कि ओजोन लेयर में और ज़्यादा डिप्लीशन ना हो, है ना। ये इसी चीज़ के ऊपर बना है, ये इसी चीज़ के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आंसर्स, विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, एक नंबर का है ना CFC, ये है आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, विच गैस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, ओजोन लेयर, है ना, यहाँ आंसर आप लिख दोगे, ओजोन लेयर हमें बचाती है। वाई आर यूवी रेडिएशन हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म। तो ये इसीलिए हार्मफुल होती हैं बिकॉज दे कॉज स्किन कैंसर, ठीक है, यही आप लिख दोगे कि ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, इसीलिए यूवी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है। व्हाट इज़ ओजोन, अब ओजोन क्या है ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ओजोन क्या है, इट इज़ फाउंड, नहीं ये यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, ओजोन लेयर क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से, है ना, यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, यहाँ तक लिखेंगे, आंसर नंबर 3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड, ये देखो नेक्स्ट फॉर्म पूछा है ना, तो ओजोन इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
रिएक्शन, ये आ गया आंसर नंबर 3 सेकेंड पार्ट। एक्सप्लेन विद इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखनी है तो आप ये लिख देना, चाहो तो ये एक लिख दो या यहाँ मैंने पूरी एक्सप्लेन करके लिखी है, आप ये भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो अब ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमें मैनेज करना है, कैसे कर सकते हैं हम, ये सारा जो है इस टॉपिक में आ जाता है। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, और अभी जो प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें इनके बीच में डिफरेंस भी आया था, तो ये आप समझ सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो ब्रेक डाउन हो जाएं सब्सटेंसेस, उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोजर इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो जो हमारा किचन वेस्ट है, लीव्स है, यूरिन है, काऊ डंग है, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये आराम से टूट जाता है सिंपल चीज़ों में। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि नहीं ब्रेक डाउन होते, ये टूटते नहीं हैं, है ना, और इसीलिए ये क्या करते हैं, पोल्यूशन का रीज़न है। एग्जाम्पल है डीडीटी, मर्करी, लेड। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस आता है तो एक पॉइंट में आप डेफिनेशन और नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट में एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट पर आते हैं, ये इमेज समझते हैं। 4R क्या होते हैं, सबसे पहला है रिड्यूस, है ना, रिड्यूस। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो सिर्फ उतनी ही यूज़ करो जितना आपके काम आने वाली है, फालतू यूज़ नहीं करना चाहिए। सो कंजम्पशन एट द सोर्स, रिड्यूस करना चाहिए, हमें अपनी जो चीज़ें हैं कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रीयूज़ गुड्स एज मच एज रीयूज़ गुड्स एज मच एज पॉसिबल टू गिव देम अ लॉन्गर लाइफ। तो जितनी ज़्यादा हो सके हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए, एक बार यूज़ करके चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। रिसाइकिल, तो जितना पॉसिबल हो सकता है हमें रिसाइकिल करना चाहिए, है ना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमें क्या करनी चाहिए, हमें रिसाइकलिंग के लिए दे देनी चाहिए, है ना, जिससे रिसाइकिल होकर दोबारा से क्या हो, वैसे ही प्लास्टिक और बन जाए, है ना। नई प्लास्टिक, इससे क्या होगा, नई प्लास्टिक ना बना के जो पुरानी है उसी को रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकवर। रिकवर में हम वेस्ट को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उनसे भी रिसोर्सेज बना लेते हैं। तो ये 4R हो गए आपके, है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इस बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर। यूज़ ऑफ पेपर इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली देन द यूज़ ऑफ पॉलीथिन फॉर पैकेजिंग। तो हमें जस्टिफाई करना है कि भाई पेपर हमें क्यों ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, पेपर क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो देखो लिख दोगे आप कि पेपर इसलिए ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिकॉज यहाँ देखो, पेपर बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल, हमें पता है ये क्या होंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसीलिए ये क्या है, ये पोल्यूशन नहीं कॉज करेंगे। जबकि जो पॉलीथिन है ये लंबे टाइम तक यहीं रहेगी अर्थ पर, ये डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं पेपर कप्स को, है ना, पेपर कप या पेपर की कोई भी चीज़ें हैं, पेपर बैग है, हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिकम्पोज द फॉलोइंग। अगर हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट है हम किस तरह डिकम्पोज करेंगे, हम किस तरह डिस्पोज करेंगे, सॉरी डिकम्पोज बोल दिया मैंने, यहाँ डिस्पोज कैसे करेंगे हम डोमेस्टिक वेस्ट को। देखो, डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील कैन बी डिस्पोज बाय कंपोस्टिंग, है ना, कंपोस्टिंग कर सकते हैं हम। वेयर सॉलिड वेस्ट इज डाइजेस्टेड बाय माइक्रोबियल एक्शन और अर्थवॉर्म एंड कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस, है ना। क्या करते हैं हम, कंपोस्ट बनाने के, है ना, ह्यूमस बनाने के काम में ले लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, जितना भी घर का वेस्ट है उसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, है ना, और फिर दबा देंगे उसको। उससे क्या होगा, ये एक बहुत फर्टाइल सॉइल, एक पूरा जो खाद है वो बन के निकलेगी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ लिख दोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, चूज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स को अलग अलग करना है। तो देखो,
बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे सीवेज वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, ये बायोडिग्रेड हो जाते हैं। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो है पॉलीथीन और डीडीटी, ये डिग्रेड नहीं होते, सालों साल अर्थ पर ऐसे ही रहेंगे ये। राइट द टू मटेरियल विच कैन बी रिसाइकिल, तो हम किस किस चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं? देखो हम पेपर को, प्लास्टिक को, ग्लास को, है ना, इन सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो एनी टू लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पेपर और प्लास्टिक लिख दिया है। लास्ट देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, आपके पेपर में आना भी है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, एन इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर comprising living organism and their non-living environment which interact by means of food chain and biochemical cycles resulting in energy flow, biotic diversity and material cycling to form a stable सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम के बारे में दिया है कि इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट से बना होता है, जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ फूड चेन, है ना, फूड चेन चलती रहती है तभी ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है, मतलब नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी साइकिल्स भी चलती रहती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर लिखा है रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो। अब इन सब से होता क्या है, जो फूड चेन है, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है, इससे क्या होता है, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। और क्या होता है, बायोटिक डाइवर्सिटी और मटेरियल साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें जो है फूड चेन और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के द्वारा होती हैं, है ना। और इससे क्या होता है, एक स्टेबल और सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम बनता है। अब हमें यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया, इससे अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे क्वेश्चन है इन्हें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है एक बायोस्फीयर की वो इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इन इकोसिस्टम। तो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। द टू बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एन इकोसिस्टम आर, तो दो बेसिक जो यहाँ पर प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं, या बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग है, वो होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा ख़त्म होता है आपका मस्ट डू इस चैप्टर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।